महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे विषयोग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, विषयोग क्या होता है, क्या ये आपके जीवन में प्रभाव डालता है, इसका पूर्व जन्म से क्या संबंध होता है, इस जन्म में यह आपको कैसे फल देता है, क्या दिक्कतें क्या परेशानियाँ आपके जीवन में खड़ी करता है, कैसे आपको निर्धन बना देता है, कैसे आपके पास पैसा होते हुए भी आप उस पैसे का उपभोग नहीं कर पाते, कैसे आपकी माता की तबीयत को ख़राब करता, उनके घुटनों की सर्जरी करा देता, उनकी आँखों में मोतियाबिंद दे देता है, उनकी आँखों का ऑपरेशन करा देता है। किस तरीके से कई लोगों की जो माताएं होती हैं उनके घुटनों में या पैरों में लचक आ जाती, चलने में क्या परेशानियां होती है, किस तरीके से आपके व्यापार को मंदा कर देता है, किस तरीके से आपके जीवन में पुत्र उत्पन्न नहीं होने देता। क्योंकि दोस्तों जब चंद्र और शनि मिलते तो नीच का केतु बन जाते, अशुभ केतु बन जाते। तो कई लोगों की कुंडलियों में देखा गया है, अगर ये बहुत ज़्यादा खराब घरों में या खराब राशियों के संग में बैठा देखा गया है तो ये तक कंडीशन आ जाती कि उस घर में फिर पुत्र संतान होने में दिक्कत हो जाती। लड़कियां और बच्चे तो होते हैं, लड़कियां तो होती, बच्चियां होती, पर पुत्र संतान होने में दिक्कत हो जाती। तो ये हर राशि हर घर के वाइज इसकी सिचुएशन बदल जाती। पर अगर आपको पुत्र संतान आपके घर में नहीं हो पा रही तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में एक विशेष विषयोग भी बन रहा होगा, और किस तरीके से आपके जीवन को संघर्ष चुनौतीपूर्ण बना देता है, आपकी रातों की नींद छीन लेता है, आपको डिप्रेशन देता है, आपको मानसिक तनाव देता है, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन कर देता है। कभी कभी आपके जीवन में आपके पास सब कुछ होता है, बहुत पैसा होता है, माँ बाप की बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उसका आप खुद उपभोग नहीं कर पाते। आप उस पैसे को अपने व्यापार में लगाना चाहते हो, आप चाहकर भी नहीं लगा पाते। तो ये भी दोस्तों विषयोग के कारण होता है। किस तरीके से आपको डिप्रेशन की बीमारी दे देता है, किस तरीके से आपको कमर के नीचे के रोग दे देता है, किस तरीके से आपको मस्तिष्क संबंधी कोई बीमारी दे देता है, ये सारी ही चीज़ें विषयोग के कारण होती है। अब आपको लगेगा दोस्तों मैं अचानक से इतनी रेमेडियों के टॉपिक को करते करते विषयोग के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। तो आप ही व्यूवर्स ने मुझे कई मैसेज बॉक्स में मैसेज करें कि मैम हमारी कुंडली में विषयोग है, आप इसके हमें कोई उपाय बताइए। कई मेरे क्लाइंट्स जो अभी फॉरेन में है, हाल फिलहाल मैंने कुछ ही दिन पहले एक फॉरेन क्लाइंट्स की भी कुंडली प्रेडिक्ट करी है और उनको भी विषयोग है। उनका भी मैसेज आया कि मैम आपने मुझे उपाय भी बताए, आपने मुझे समझाया भी, पर मैं इसको पूरी तरीके से डिटेल में समझना चाहता हूँ, तो आप इस टॉपिक पे भी कोई वीडियो ज़रूर बनाइए। तो जितने मेरे फॉरेन में क्लाइंट्स हैं, जितने मेरे जहाँ क्लाइंट्स हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करे और जो ये चाहते हैं कि मैं वो विषयों को जाने समझे और इसकी परेशानियाँ इसके भय से निकल सकें, ऐसे कोई मैं उन्हें उपाय बता दूँ और क्या ये आपके जीवन में नकारात्मकता फैला सकता है और किस चीज़ से आपको सावधान रहना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। क्या होता है विषयोग? जब भी कुंडली में चंद्र शनि कहीं मिल रहे होते हैं, आपकी कुंडली में जब भी कहीं चंद्र शनि मिल रहे होते हैं तो वो विषयोग हो जाता है। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, फीलिंग का कारक है, लिक्विडिटी कैश का कारक है। और शनि जो है दोस्तों वो सांप है, जहर है, आलस्य है, विलंब है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां शनि से संबंधित भी आ जाती है अगर आपके शनि पॉजिटिव नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं शनि को जो हम देखते हैं सांप के रूप में भी देखते हैं। तो सांप में दोस्तों जहर होता है और चंद्रमा जो होता है दोस्तों वो दूध होता है। तो अगर अब दूध में हम 2 बूंद भी जहर की मिला दें तो वो दूध कोई भी पिएगा तो दोस्तों उसकी मृत्यु होना तो तय है, या पूरे शरीर में उसके विष तो घुलना तय है। अगर उसको हम बचा भी लेते तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में उस पीड़ा को झेलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि जब चंद्र शनि मिलते तो कुंडली में विषयोग बन जाता है। ये विषयोग युक्ति के रूप में भी हो सकता है, दृष्टि से संबंध बनने के कारण भी हो सकता है, एक दूसरे के घरों में बैठने के कारण भी हो सकता है, एक दूसरे की राशियों में बैठने के कारण भी हो सकता है। किसी भी तरीके से चंद्र और शनि कुंडली में कांटेक्ट एक दूसरे से कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली में विषयोग निर्मित हो जाता है। अब ये विषयोग निर्मित हो जाता है तो ये आपको क्या परेशानियाँ देता है?
इसकी सबसे पहली परेशानी कि जब आपका जन्म हो जाता है उसके बाद से ही आपकी माता को घुटनों पैरों की तकलीफ शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आगे चल के उनके घुटनों की सर्जरी तक करानी पड़ जाती है। थोड़े थोड़े समय बाद जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ना चालू हो जाती है, हो सकता है आपकी माता के एक पैर में लचक आ जाए, वो थोड़ा सा लचका के चलना शुरू कर दे, उनको उठने बैठने लेटने सब में घुटनों और पैरों की समस्या शुरू हो जाए, उनको नाभि के नीचे की रोग परेशान करने लग जाए, उनको डिप्रेशन के हालात हो जाए, मानसिक संताप हो जाए। और ये हालात आपकी माता को भी हो सकते हैं और आपको भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जब तक माता जिंदा है तो माता के ऊपर इसका इफेक्ट सीधे डायरेक्ट जाता है। तो आप इस विषयों को समझ चुके होंगे कि आपके माता पे किस तरीके से इफेक्ट देता है, आप पे कैसा इफेक्ट देता है। तो दोस्तों इसके लिए हर घर में कुंडली के 12 भाव में से ये जिस घर में बैठता है उस घर में इसका प्रेडिक्शन अलग निकलता है, हमें उस हिसाब से इसके उपाय करने पड़ते हैं। फिर भी मैं एक जनरल कुछ खास घरों के बारे में बता देती हूँ, आपको ये बता देती हूँ कि अगर चंद्र शनि कुंडली के 12 भाव में से किसी में भी बन रहा हो और लगन में इसका चंद्रमा की शत्रु आके बैठ जाए, मान लीजिए लगन में राहु आके बैठ जाए, केतु आके बैठ जाए, बुध आके बैठ जाए और शनि ऑलरेडी चंद्रमा का शत्रु है, वो उसके संग में ही बैठा हुआ है। अब जब लगन में भी इसका शत्रु चंद्रमा का आके बैठ जाए तो दोस्तों फिर आपके जीवन में ये मान लीजिए कि आपको दरिद्रता योग कर देता है, आपको दुख उठाने पड़ जाते हैं, आपके पुत्र संतान होने में इतनी मशक्क़त हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपका पुत्र संतान नहीं हो पाती। बहुत मुश्किलों बहुत उपायों के बाद किसी के घर पुत्र संतान हो जाती है, वरना 90% केसों में अगर लगन में राहु केतु या बुध इस तरीके के ग्रह बैठे और चंद्र शनि युक्ति बन रही हो तो ये मान के चलिए कि 80 से 90% लोगों का पुत्र संतान होने में देर हो जाती है या पुत्र संतान उत्पन्न ही नहीं होती। ये एक कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब मैं इसकी दूसरी कंडीशन बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के 2nd हाउस में बन रहा हो तो हो सकता है कि दोस्तों आपकी जो मृत्यु हो वो कोई मर्डर या औजार के द्वारा भी हो सकती है, आकस्मिक मृत्यु हो सकती है जिसके जो एक रहस्य पीछे छोड़कर जा सकती है। अगर आपकी कुंडली में मैं कुछ विशेष घर बता रही हूँ दोस्तों, सारा प्रेडिक्ट नहीं करूँगी नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मान लीजिए आपके 4th हाउस में बना हुआ है तो 4th हाउस में क्या होता है दोस्तों, चंद्रमा जब 4th हाउस में ये योग बनता है तो अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर पैसा तो है पर उसके ऊपर पानी वाला सांप घूम रहा है, पनियारा सांप, जो आपको उस घड़े को हाथ ही नहीं लगाने देगा जिसमें धन है। कहने का मतलब कि आपके बाप दादा की काफ़ी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़मीन है, सब कुछ है, लेकिन जब भी आप अपने व्यापार में या उनसे पैसा मांगने जाओगे किसी भी परेशानी में या आप सोचो कि मैं इनसे कुछ मदद लेके कर लूँ तो ये उस धन को हाथ नहीं लगाने देंगे। कुल मिला के आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी कि पैसा है सब कुछ है लेकिन आप उसका उपभोग नहीं कर सकते और आपका आधा जीवन इसी परेशानी में और संघर्ष में निकल जाएगा कि आप सोचो कि मैं उस पैसे का उपभोग करके कुछ बड़ा शुरू कर लूँ। तो दोस्तों ये आपके जीवन में लगभग इतनी आपकी उम्र निकाल देगा कि आपकी आधी उम्र निकल जाएगी लेकिन आप उस पैसे को हाथ लगा के खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर ये युक्ति कुंडली के 5th हाउस में बन जाती है तो दोस्तों क्या होता है, अगर ये 5th हाउस में बन जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये सूर्य का भी घर होता है, सूर्य की राशि भी 5th पड़ती है यहाँ पर। अब सूर्य और चंद्र दोनों पीड़ित हो गए तो दोस्तों चंद्र और शनि मिलकर केतु बनते और अशुभ का केतु बनते हैं, नीच का केतु बन जाते। तो अब यहाँ पर सूर्य भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया और शनि के कारण पीड़ित हो गया। और अगर बाई चांस लगन में राहु बैठा हो तो या केतु बैठा हो या बुध बैठा हो तो ऐसे इंसान के घर पुत्र संतान काफ़ी विलंब से, काफ़ी मन्नतों के बाद या कभी कभी पुत्र संतान होती ही नहीं है। बच्चियाँ होती, लड़कियाँ होती पर पुत्र संतान नहीं हो पाती। तो एक ये कारण भी आपके जीवन में बन सकता है। और दूसरी बात, इस घर में जब बनता है तो आपके जीवन में दुख ज़्यादा होते हैं, दरिद्रता ज़्यादा होती, संघर्ष के बाद आपके पास पैसा आता है। अगर कुंडली के 7th हाउस में बन जाए तो दोस्तों आपको मोतियाबिंद होने की संभावना 100% बन जाती है कि आपको आगे पीछे हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी शुरू से ही कम हो, या हो सकता है कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिल्कुल ही नहीं दिखता हो। अगर मान लीजिए कुंडली के 10वें घर में बन जाता है तो दोस्तों क्या होगा, कर्जा आप पर बहुत होगा, पैसा भी आप पर बहुत आएगा, आप इतना पैसा खर्च करोगे कि आप फिर कर्जा ले लोगे और ये कंडीशन आपके संग चलती रहेगी। और जब आपका एंड वक्त आएगा तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। खूब पैसा आया, हमने कर्जा भी लिया, हमने एंजॉय भी करा, पर हमारे जीवन का जब अंतिम समय आया तो हमारे हाथ खाली, हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर ये कुंडली के 12वें भाव में बन जाता है तो दोस्तों क्या करता है, 12वें भाव में हमें हमारी पत्नी के अलावा या हमारे जीवन में हमारी गर्लफ्रेंड हो या हम खुद ऐसी कोई औरत जिससे हम शादी कर ले वो भी हो सकती है।
तो क्या होता है कि वो औरत आपका पूरा धन हड़प लेगी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका ज़मीन। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप किसी बाहर के प्रेम में पड़ जाएंगे और वो औरत आपकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी और आप निर्धन हो जाओगे। उसकी प्रॉपर्टी का आपका वो महिला करेगी जिससे आप प्रेम करते हैं या जिस पे प्रेम के कारण अपने आप सब कुछ उसके नाम कर दिया। तो दोस्तों मैंने कुछ विशेष घर बता दिए, कुछ विशेष कंडीशंस बता दिए। अब चंद्र शनि आपके जीवन में बना कैसे, ये विषयोग बना कैसे, इसका पूर्व जन्म से क्या संबंध है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में किसी लालच वर्ष या किसी स्वार्थ के में आकर किसी को जहर दिया हो और उसकी उस जहर को खाने से मृत्यु हुई हो, उसके खाने में जहर मिला दिया हो। अब ये जहर आपने चाहे तो मकान, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, जेवर, औरत, किसी भी स्वार्थ में आके, किसी भी लालच में आके आपने पूर्व जन्म में किसी को जहर दिया हो और उसकी मृत्यु उस खाने में जहर के कारण हुई होती है। तो दोस्तों ये विष योग आपकी इस जन्म में, जब आपका जन्म होता है तो आपकी कुंडली में ऑटोमेटिकली निर्मित होकर आ जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गया जीव, मतलब मैंने बता दिया मनुष्य, ज़्यादातर तो मनुष्य को दिया हो तो एज इट इज़ विष योग आ जाता है। कई बार दोस्तों हम लोग घर में किसी जीव जंतु को मारने के लिए भी जहर का प्रयोग कर लेते हैं। कई लोग घर में चूहे मारने के लिए भी खाने में उनके कुछ मिला के पाउडर और इस तरीके की चीज़ें रख देते कि वो खाते तो चूहे मर जाते। तो आपने कहीं ना कहीं जीव जंतु को मारने के लिए भी अगर अपने जीवन में जहर का आप लोग प्रयोग करते हैं तो रोक दीजिए इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आप अगले जन्म में विष योग लेकर निर्मित हो जाओगे। कहीं ना कहीं विष योग आपके जीवन में अगर इस जन्म में नहीं है तो अगले जन्म में आपकी कुंडली में खुद ब खुद निर्मित होकर आ जाएगा। दूसरा कारण क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कोई सांप की मृत्यु की हो मतलब उसे मारा हो, कहने का मतलब ये कि वो अपने रास्ते जा रहा हो, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और आपने शो किया, खेल में या किसी भी तरीके से जानबूझ करके उसको मार दिया, तो ये बहुत ज़्यादा खराब घर में आके आपको बैठा मिलेगा, जहाँ आपको पुत्र संतान से भी परेशान कर देगा, पैसे से भी परेशान कर देगा। और अगर आप मान लीजिए आपने पूर्व जन्म में इस तरीके से मारा हो कि आपके घर में घुसा है और आपने उसने भगाने की जगह आपने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी हो, तो भी दोस्तों आपकी कुंडली में विष योग निर्मित हो जाएगा। मतलब पूर्व जन्म में सर्प की हत्या इस जन्म में विष योग लेकर आएगी, क्योंकि दोस्तों सांप जो होता है वो शनि का रूप होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि सांप को मारो नहीं, कोशिश करो जब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है उसको आप निकल जाने दीजिए, उसको किसी तरीके से परेशान मत करिए, नहीं तो इसका कर्जा आपको इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका पूर्व जन्म का हिसाब। अब इस जन्म में इससे आपको डर कैसा, भय कैसा, तो जिन लोगों की कुंडली में विष योग बना होता है दोस्तों, उनको इस जन्म में सबसे ज़्यादा जो भय होता है, उनको क्या भय होता है दोस्तों, उनको सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होने का डर रहता है। जी हाँ दोस्तों, उनको अपने खाने पीने को बिल्कुल नियंत्रित रूप से खाना चाहिए, नियंत्रण करके खाना चाहिए, नहीं तो उनको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। दूसरा, जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू, जहरीला कीड़ा, इनको कोई ना कोई डसने या काटने का डर बना रहता है, जिससे इनकी मृत्यु इस जन्म में हो सकती है। तो इनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि इनको ऐसे किसी जगह नहीं जाना चाहिए, झाड़ी जंगल या ऐसी कहीं जगह जाके टेंट लगा के नहीं रहना चाहिए जहाँ पर सांप, कीड़े मकोड़े या जहर वाले बिच्छू जैसे डंक मारने वाले, जहर छोड़ने वाले कीड़े इनको काट सकते। तो इनके इस जन्म में ये भय बना रहता है, इस चीज़ से इनको हमेशा लाइफ टाइम सावधान रहना चाहिए। अब दोस्तों ये तो मैंने कंडीशंस बता दी, परेशानियाँ बता दी कि आपके जीवन में आपको कितनी परेशानियाँ दे देता है। अब इसके मैं उपाय भी बता देती हूँ। तो दोस्तों इसके उपाय क्या हैं, अगर आपको पता है, आपने अपनी कुंडली किसी से प्रेडिक्ट कराई है या जितने व्यूवर्स ने मुझे मैसेज कराए कि मैम हमारी कुंडली में विष योग है, आप विष योग के कोई उपाय बताइए, तो जो लोग जानते हैं वो सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। मैं जनरल उपाय बता रही हूँ, अदरवाइज़ हमें कुंडली प्रेडिक्ट करके उनके घरों के हिसाब से उपाय कराने पड़ते कि सबसे बेस्ट रेमेडी इस घर के हिसाब से, या ये इस राशि से बन रहा है या इस दृष्टि से बन रहा है या ये एक दूसरे के घर में बैठे हुए, तो किस तरीके से फलित होगा, हम उस हिसाब से रेमेडी बनाते हैं। पर फिर भी अगर आपकी कुंडली में ये बना हुआ है और आपके जीवन में किसी तरीके से आपको परेशानियां सब दिख रही है, आप कोई भी व्यापार शुरू कर रहे हैं, अगर दोस्तों चंद्र शनि और बुध 4th हाउस में एक साथ बैठ जाते तो ये आपको कभी भी प्रोग्रेस नहीं देते और दोस्तों 4th हाउस में भी आपको ज़बरदस्त मोतियाबिंद हो सकता है, आगे जाके आपका भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सकता है, आंखों संबंधी आपको परेशानियाँ जरूर हो सकती है।
तो दोस्तों क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में देख रहे हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या आपके जीवन में परेशानियाँ हो रही, तो अब हमें इसे क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से इसके उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको शनिवार के दिन आपको नमकीन पुलाव बनाना चाहिए। तो अब मैंने आपको पुलाव क्यों बोला दोस्तों, क्योंकि एक ग्रह की कई चीज़ें होती है, अगर मैंने कहा चंद्रमा दूध है और शनि जहर है, तो दूध में जहर मिला तो दूध पूरा नष्ट हो गया। उसी तरीके से दोस्तों नमकीन पुलाव, जो चावल है वो चंद्रमा और नमक जो है वो शनि है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको इनका पुलाव बनाना है, क्योंकि चंद्र शनि मिलने से नीच का केतु भी बन जाता है। हमें नाभि के नीचे से भी रोग हो सकते हैं, हमारे घुटनों की भी परेशानी हो सकती है, हमारी माताओं को भी परेशानी हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हमें जीवन में देता है, क्योंकि केतु लग्जरी का भी कारक है। तो ये आपके जीवन में आपको बढ़ोतरी उन्नति भी नहीं होने देता है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी शनिवार के दिन आपको पुलाव बनाना, नमकीन पुलाव बनाइए, नमकीन चावल बनाइए। आप अगर आपको पुलाव समझ में नहीं आ रहा है तो आप नमकीन चावल बना लिए, नमक डाल के बना लिए, उसमें थोड़ी सी हरी सब्जियां वगैरह डाल दीजिए। नहीं तो दोस्तों नमकीन अच्छा पुलाव बनाइए, मसाले का पुलाव बनाइए, और उस पुलाव को ले जाके दोस्तों आपको मंदिर के बाहर या जहाँ कहीं भी आपको गरीब मिलते, कहीं भी गरीब मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं, उन लोगों को आप ये पुलाव बांटना देना शुरू कर दीजिए। आप ऐसा लगातार 11 शनिवार 21 शनिवार तक करिए, या आप महीने के हर शनिवार में करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी लगन कुंडली से बना हुआ है तो आप देखेंगे दोस्तों यही विषयोग आपको किस तरीके से आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोल देता है। जो आपके जीवन में आपको जंजीरों से बंधा हुआ खुद को देखते थे, आप कोई व्यापार करें, आप कोई नौकरी करें, आपको कहीं सफल नहीं होने देता। कुल मिला के आपके घर में डिप्रेशन, आपकी वाइफ को डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन, पैसे के हालात ठीक नहीं, घर में काफ़ी परेशानियाँ। हो सकता है कि आपकी वाइफ को भी नौकरी करनी पड़ जाए आपका घर चलाने के लिए, बच्चों की फीस भरने तक की भी नौबतें कई बार ऐसी होती कि हम समय पे नहीं भर पाते। तो ये योग इतना आपके जीवन में आपको परेशान करता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, नमकीन पुलाव बना के आपको गरीबों को, जहाँ भी गरीब हो या मजदूर हो, उन लोगों को ज़रूर बांटना चाहिए। इससे दोस्तों आपका ये विषयोग कटता है। दूसरा उपाय भी बता देती हूँ, लेकिन दोस्तों जब आप ये नमकीन पुलाव वाला उपाय करेंगे और आप गरीबों को खिलाएंगे तो इससे आपकी एक समस्या और दूर होगी। बहुत से लोगों को जिनको विषयोग होता है उनको सपने में सांप भी दिखते हैं या उनको बुरे सपने आते हैं, तो दोस्तों वो बुरे सपने आना भी इनके बंद हो जाएंगे। दूसरा उपाय बता देती हूँ दोस्तों, अगर आपके जीवन में ये योग बना हुआ है, विषयोग बना हुआ है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, सफ़ेद सूती कपड़े में 8 बादाम, सफ़ेद सूती कपड़े में 8 बादाम बांधकर उसको बहते पानी में जल प्रवाह करना चाहिए। या तो आप शनिवार के दिन करेंगे या आप सोमवार के दिन। आप चाहें तो लगातार 11 सोमवार करिए, आप चाहिए तो लगातार 11 शनिवार करिए, पर आप जो भी पकड़ेंगे वो एक दिन पकड़ेंगे। अगर आप इस उपाय को सोमवार को कर रहे हैं तो आपको अगले सोमवार को करना है, अगर आप इस उपाय को शनिवार को कर रहे हैं तो आपको अगले शनिवार के दिन करना है। तो इस उपाय को आप जरूर करिए, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से। और इस उपाय को अगर आप अमावस वाले दिन कर देते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा है, पूर्णिमा वाले दिन कर देते तो बहुत अच्छा, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट अमावस्या वाले दिन रहता है। दोस्तों अगला उपाय मैं बताती हूँ कि अगर मान लीजिए आप बहती नदी तक नहीं जा पाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। लोग अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर इस योग में बोलते हैं कि सांपों को दूध पिलाओ। तो एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि सांप दूध नहीं पीते, सांप कीड़े मकोड़े जीव जंतु खाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि दूध पिलाओ तो सांप दूध पिएंगे, पर सांप दूध नहीं पीता है दोस्तों। बहुत ही मैं आपको लॉजिकल पॉइंट बता रही हूँ कि दूध नहीं पीता। अब ये रेमेडी को आप करोगे कैसे, सांप कहाँ ढूंढोगे, दूध कैसे पिलाओगे, क्योंकि इसकी रेमेडी तो यही बनती है कि सांपों को दूध पिलाओ। तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मजदूरों को लेना और मजदूरों को आपको दूध बांटना चाहिए। अगर आपकी क्षमता है तो आप 1500 मजदूरों को दूध शनिवार वितरित करिए, महीने में एक बार करिए। अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो आप 5-10 जितनी आपकी क्षमता है नहीं है तो दोस्तों एक उपाय अमीरों के लिए नहीं होते, सब वर्ग के लिए होते, सब लोगों के लिए होते। अगर आपकी क्षमता नहीं तो एक 10 रुपये की दूध की थैली लेके आप किसी भी मजदूर को दे दिया करें शनिवार के दिन, तो आपकी कुंडली से ये विषयोग पूरी तरीके से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी क्षमता अच्छी है तो आप हर शनिवार 10 पैकेट ले लीजिए, 20 पैकेट ले लीजिए, आपको जितने पैकेट लेना आप ले लीजिए। आप उसको मजदूरों को देना है, मैंने गरीबों को नहीं बोला है दोस्तों, मजदूरों को देना है। आप मजदूरों को दूध वितरित कर दीजिए। मान लीजिए कि आप पुलाव वाला उपाय भी नहीं कर सकते,
मान लीजिए कि आप नदी के पास भी नहीं जा सकते, आपके घर के आसपास नहीं है, मान लीजिए आपको मजदूर नहीं मिल रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों फिर आपको काली कलर की स्याही लेनी चाहिए, काली स्याही की बॉटल। और दोस्तों आपको 43 डेज तक किसी भी मंदिर में रख कर आनी चाहिए। 43 डेज तक आप किसी भी मंदिर में काली स्याही की बॉटल को रख कर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका चंद्र शनि का विषयोग कट रहा है। लेकिन इससे पहले वाले मैंने जो उपाय बताए वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कारगर है, और मैंने खुद अपने क्लाइंट से कराए हुए हैं। और मैंने जिन क्लाइंटों को ये लॉकडाउन खुलने के बाद कराए थे वो कई सालों से उनकी प्लानिंग चल रही थी दोस्तों कि वो इस अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्री में बाहर शुरू करना चाहते थे। और जब उन्होंने पुलाव वाला उपाय करा, और यकीन मानिए उन्होंने सिर्फ 11 शनिवार करा है, अगले शनिवार तक तो उनके पास वीज़ा भी आ गया और इस समय वो फॉरेन कंट्री में है। वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मुझे सुन भी रहे होंगे कि उन्होंने ये उपाय करा, आज वो एक सक्सेसफुल अपना बिजनेस चला रहे हैं बिना लॉस बिना घाटे के। तो दोस्तों उपाय काम करते हैं, बस आपको विश्वास रखना है। किसी की ज़िंदगी में मैजिक बहुत जल्दी दिख जाता है, 10 उपाय 11 उपाय में, किसी के 21 उपाय में दिखता है, क्योंकि कुंडली में कितना जटिल बना है। तो उसके लिए बाकी पूरी कुंडली भी एनालिसिस करके देखनी पड़ती है कि बाकी ग्रहों से इसका तालमेल दृष्टि संबंध कैसा बन रहा है, बाकी ग्रहों से कहीं इसका कुछ तालमेल खराब तो नहीं हो रहा, तो ये आपके जीवन में और लंबी बड़ी परेशानियां दे देता है। तो दोस्तों जितने मेरे व्यूवर्स थे, जितने मेरे क्लाइंट्स थे जो ये जानना चाहते थे कि हम चंद्र शनि इस विषयोग को कैसे काटे, ये क्यों निर्मित हुआ, इसका हमारे पूर्व जन्म से क्या संबंध है, इस जन्म में हमें क्या भय है और हम इस परेशानी के क्या उपाय करें। तो दोस्तों मेरे क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने इन उपायों को करा और आज वो सफल बिजनेस चला रहे हैं और बिना घाटे के। और अपने जीवन में उन्होंने इस उपाय को ये बोल दिया जो मैंने उनको 21 करने का बोले थे। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला मैम मैं इस उपाय को ज़िंदगी पर्यंत करूँगा, आप 21 बोल रहे थे, मैं इसको जीवन पर्यंत करूँगा क्योंकि ये मेरी कुंडली में बना हुआ है। तो वो आज भी, मैंने तो 21 बोले थे, पर दोस्तों वो आज भी हर शनिवार को पुलाव बना रहे हैं और वो पुलाव वितरित कर रहे हैं। और भगवान की कृपा से उनके वितरण करने की क्षमता भी भगवान उनको इतना दे रहा है कि वो बढ़ती जा रही है। जिसको वो पहले 4 पैकेट करते थे उसको 11, 11 से 20, और आज शायद मुझे उन्होंने ही बताया कि वो एक बड़ा तपेला बनवा के उसको वितरित करवा रहे। तो दोस्तों उपाय काम करते हैं, आप उसको बस श्रद्धा और विश्वास के साथ करिए। किसी की ज़िंदगी में बहुत जल्दी दिख जाते तो किसी की ज़िंदगी में धीरे धीरे, पर उपाय काम जरूर करते हैं। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का विषयोग बना है, आप नहीं पुलाव वाला कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 बादाम सफ़ेद सूती कपड़े में बांध के आप अमावस्या वाले दिन जल प्रवाह करना शुरू कर दीजिए। महीने में एक बार करना शुरू कर दीजिए, अमावस्या एक ही बार आती है महीने में। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो दोस्तों मैंने आपको उसका भी दूसरा बहुत अच्छा उपाय बताया कि आप सांपों को कहाँ ढूंढेंगे। आप एक थैली ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें 10 थैली लेनी, 15 थैली लेनी। अगर हम एक थैली भी किसी मजदूर को देंगे तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। आप एक थैली 10 रुपये की भी लेंगे, इतनी भी क्वांटिटी में दूध लेके किसी मजदूर को देंगे तो दोस्तों आपकी कुंडली से ये विषयोग धीरे धीरे करके कटना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी क्षमता है तो आप महीने के हर शनिवार को दीजिए, नहीं तो आप महीने के एक शनिवार दीजिए, पर दीजिए और मैजिक और फर्क परिवर्तन अपने जीवन में खुद ब खुद देखिए। ये भी नहीं कर सकते दोस्तों तो भी मैंने आपको एक और बहुत अच्छा उपाय बताया कि आप 43 डेज तक काली स्याही लीजिए और उसको मंदिर में रख कर आना शुरू करिए। जो इंक पेन में डालते काली स्याही की बॉटल लीजिए और जाके मंदिर में रख कर आना। आप शनिवार से शुरू करिए और 43 डेज तक रखिए। देखिए इतने ज़बरदस्त उपाय हैं, इतने मैजिकल उपाय हैं जो मैंने आपकी कुंडली के विषयोग के आपको बताए। पर किस घर में बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, किस राशि के जरिए बन रहा है, किन ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, तो वो हमें कुंडली एनालिसिस करने के बाद हम उपाय चेंज कर देते हैं। पर ये एक जनरल उपाय है, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप इन उपायों को भी करके अपने जीवन में इस विषयोग को पूरी तरीके से काट के राजयोग जैसा फल उठा सकते हैं। तो दोस्तों उपाय बहुत छोटे हैं, बहुत असरदार हैं। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस विषयोग को आपको पूरी तरीके से समझा सकूं। अगर आपको मेरे उपाय अच्छे लगे हों, ये जानकारी विषयोग की आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस विषयोग को जान सकें, इसके उपायों को जान सकें और इस विषयोग को अपनी कुंडली से काट सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।